एक जमाना था जब सड़कों पर सिर्फ घोड़े दौड़ते थे और इंजन से चलने वाली गाड़ी एक पागलपन भरा सपना लगती थी। लेकिन एक आदमी था जो उस सपने पर यकीन करता था। उसके पास ना पैसा था ना सपोर्ट, सिर्फ जुनून था और उस जुनून ने वो कर दिखाया जो आज से पहले किसी ने नहीं किया था। एक मामूली सी वर्कशॉप से शुरू हुई कहानी ने इतिहास रच दिया और जन्म लिया मर्सिडीज बेंज ने, एक ऐसा नाम जो अब लग्जरी, स्ट्रेंथ एंड लेगेसी का सिंबल है। लेकिन इस चमक के पीछे एक काली परछाई भी है। वही कंपनी जिसने ऑटोमोबाइल की नींव रखी, उसने एक दिन नाजी सेना के लिए युद्ध हथियार बनाए और मजबूर मजदूरों से खून पसीना निकलवाकर प्रॉफिट कमाया। ये कहानी सिर्फ एक कार ब्रांड की नहीं, बल्कि उस पागलपन, संघर्ष, विश्वासघात और पुनर्जन्म की है जिसने दुनिया की सबसे प्रेस्टिजियस कार को जन्म दिया। ये है मर्सिडीज बेंज की असली कहानी। कार्ल बेंज का जन्म 1844 में जर्मन टाउन ऑफ मूलबर्ग में हुआ। उनके पिता एक लोकोमोटिव ड्राइवर थे जो अपने परिवार की मामूली जरूरतें पूरी करने के लिए भी संघर्ष करते थे। हालांकि महज 2 साल की उम्र में कार्ल अपने पिता को हमेशा के लिए खो देते हैं और घर की सारी जिम्मेदारी उनकी माँ पर आती है। घर चलाने के लिए उनकी माँ छोटे मोटे काम करना शुरू करती है, जिससे उनका गुजारा भी बड़ी मुश्किल से हो पाता था। लेकिन कार्ल की माँ हार नहीं मानती और अपने बेटे को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करती है। उनकी बदौलत कार्ल स्कूल जा पाता है और बहुत कम उम्र में ही केमिस्ट्री और मैकेनिक्स में उनका इंटरेस्ट बढ़ जाता है। 15 साल की उम्र में वो कार्लसरूहे विश्वविद्यालय में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा पास कर लेते हैं, जहां उनकी मुलाकात एक महान शिक्षक फर्डिनेंड रिटनबेकर से होती है जो उनके जीवन में बड़ी भूमिका निभाने वाले थे। रिटनबेकर मानते थे कि उस समय रेलवे और नौकाओं में इस्तेमाल होने वाले स्टीम इंजन तेजी से पुराने पड़ रहे हैं। उनकी शिक्षाओं से बेंज का ऑटोमोबाइल में इंटरेस्ट बढ़ जाता है। कार्ल खुद नियमित साइकिल सवार थे, तो वो अपनी साइकिल को मोटराइज्ड व्हीकल में बदलने का प्रयास शुरू कर देते हैं। उस समय तक कई इंजीनियर और इन्वेंटर्स पहले ही ऑटोमोबाइल बनाने की कोशिश कर चुके थे और कुछ ने स्वचालित वाहन बना भी लिए थे, लेकिन वो पूरी तरह से प्रैक्टिकल नहीं थे। कार्ल देखता है कि इन शुरुआती वाहनों में ज्यादातर स्टीम इंजन तकनीक का इस्तेमाल हुआ करता था और उन्हें एहसास हो जाता है कि अब दुनिया को नए इन्वेंशन की जरूरत है। 19 साल की उम्र में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वो अगले 7 साल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल कंपनी में काम करते हैं। उसी समय कार्ल अपने मोटराइज्ड कैरेज डेवलप करने के साइड प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे थे। फाइनली 1871 में वो अगस्त रिटर के साथ पार्टनरशिप करके एक आयरन फाउंड्री एंड मैकेनिकल वर्कशॉप शुरू कर देते हैं। कार्ल जब अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो शुरू के कुछ महीनों में ही अगस्त रिटर उन्हें धोखा देता है, जिससे हालात इतने बिगड़ते हैं कि उनके जरूरती औजार स्थानीय अधिकारी जब्त कर लेते हैं। इससे कंपनी पहले साल ही बुरी तरह डगमगा जाती है। लेकिन इसी बुरे वक्त में उनके जीवन में एंट्री होती है बर्था रिंगर की, जो बाद में कार्ल की वाइफ बनी। बर्था एक रिच फैमिली से थी। जब वो देखती है कि कार्ल का सपना उनके बिजनेस पार्टनर की वजह से टूट रहा है, तो वो बिना देरी किए फैसला लेती है और अपनी दहेज की पूरी राशि लगाकर रिटर के सभी शेयर्स वापस खरीद लेती है। और फिर कार्ल और बर्था दोनों मिलकर कंपनी की कमान संभालते हैं। इसी संघर्ष भरे दौर में कार्ल अपना टैलेंट दिखाते हैं और 1879 में गैसोलीन 2 स्ट्रोक इंजन इन्वेंट करते हैं और यहीं से शुरू होता है वो सिलसिला जो उन्हें इतिहास में अमर करने वाला था। गैसोलीन इंजन के आइडिया से कार्ल का आत्मविश्वास बढ़ता जाता है, इसलिए वो अपने कई इनोवेशन पर पेटेंट लेना शुरू करते हैं, जैसे इंजन स्पीड रेगुलेशन सिस्टम, बैटरी से इग्निशन सिस्टम, स्पार्क प्लग, कार्बोरेटर, क्लच, गियर शिफ्ट और वाटर रेडिएटर पर पेटेंट प्राप्त करना शुरू करते हैं। ये सब कुछ ऐसे डिजाइन थे जो उन्हें उनके मोटर वाहन के सपने के और करीब ले जा रहे थे। इन पेटेंट से उन्हें एक नुकसान भी झेलना पड़ता है। देखो, उनके पास जो प्रोडक्ट्स थे उन्हें बेचकर कंपनी की थोड़ी बहुत कमाई हो रही थी, लेकिन इनोवेशन जितना शानदार था, बिजनेस उतना फायदेमंद नहीं हो रहा था। असल में प्रोडक्शन की लागत इतनी ज्यादा हो जाती है कि बैंक भी चिंता में आ जाते हैं।
और उन पर बिजनेस को इनकॉर्पोरेटेड में बदलने के लिए जोर डालने लगते हैं। मजबूरी में कार्ल को दूसरे इन्वेस्टर से पार्टनरशिप करनी पड़ती है और 1882 में उनकी कंपनी एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बन जाती है। इस फैसले से सबसे बड़ा नुकसान कार्ल का होता है। उनके पास अब कंपनी में सिर्फ 5% शेयर बच जाते हैं। उनके आइडिया और डिजाइन को सब लोग इग्नोर करने लगते हैं। मतलब हकीकत ये थी कि जिस कंपनी को उन्होंने अपने हाथों से बनाया था वहाँ उन्हें कोई पूछ ही नहीं रहा था। कार्ल अपनी पुरानी कंपनी को लगभग खो देते हैं क्योंकि उनके बिजनेस पार्टनर्स उनके इनोवेशन को इग्नोर करते हैं, डिजाइन को रिजेक्ट करने लगते हैं, जिससे हर्ट होकर कार्ल अपनी कंपनी छोड़ देते हैं और नए स्टार्टअप की ओर कदम बढ़ाते हैं। लेकिन अभी भी उनके दिमाग पर साइकिल को मोटर से चलाने का जुनून सवार था, इसलिए वो मैक्स रोज और फेडरिक विलियम से पार्टनरशिप करते हैं, जो जर्मनी के एक छोटे से शहर में साइकिल रिपेयर की दुकान चलाते थे। तीनों साथ मिलकर बेंज एंड कंपनी की शुरुआत करते हैं और इंडस्ट्रियल मशीन और स्टेशनरी गैस इंजन बनाने पर काम शुरू करते हैं। इस बार किस्मत उनका साथ देती है और बिजनेस में तेजी से मुनाफा होने लगता है। अब उनके पास 25 लोगों की टीम थी और स्टेबल इनकम भी थी। तो कार्ल अपने ऑटोमोबाइल बनाने के बचपन के सपने पर पूरा फोकस करते हैं। लेकिन उन्हें बस मोटर को साइकिल से नहीं जोड़ना था, उन्हें एक ऐसा व्हीकल बनाना था जो लोगों को आराम दे सके। इसलिए वो मोटर के चारों तरफ एक कैरेज तैयार करते हैं और साइकिल जैसी टेक्नोलॉजी अपनाकर 1885 में दुनिया का पहला प्रैक्टिकल ऑटोमोबाइल बेंज पेटेंट मोटर वैगन बनाते हैं। ये एक 3 पहियों वाला व्हीकल था जिसमें 4 स्ट्रोक गैसोलीन इंजन लगा था। इसके एक सिलेंडर में 3 से 4 हॉर्स पावर थी और ये कार करीब 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती थी। 1886 की गर्मियों में वो इस कार को पहली बार लोगों के सामने पेश करते हैं, लेकिन लोगों से उन्हें नेगेटिव एंड पॉजिटिव मिले जुले रिस्पॉन्स मिलते हैं। कुछ लोग वाहवाही करते हैं, लेकिन अधिकतर लोग इस नए व्हीकल से डर रहे थे क्योंकि उनका मानना था कि ये मशीन कभी भी फट सकती है। तो कुछ लोग इस कार को डेविल कार कहते हैं। यहाँ तक कि कार्ल के बिजनेस पार्टनर भी इस कार का विरोध करते हैं और कहते हैं कि इसे कोई नहीं खरीदेगा क्योंकि इस व्हीकल की स्पीड बहुत कम है, ये बहुत शोर करती है, इसकी इंजन से एक स्मेल आती है और इसका फ्यूल कभी भी खत्म हो सकता है। लेकिन कार्ल की वाइफ बर्था को कार्ल पर भरोसा था। वो इस कार के साथ एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करती है जो इतिहास में दर्ज हो जाता है। 1888 की एक सुबह जब कार्ल नींद में होते हैं तो बर्था चुपचाप उठकर उन्हें बिना बताए अपने बेटों को साथ लेती है और इस कार में बैठकर 66 मील दूर अपने माँ के घर के लिए निकल पड़ती है। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, ये कार्ल के सपनों को सच साबित करने का एक मिशन था, क्योंकि उस समय किसी मोटर कार ने इतनी लंबी दूरी तय करने की हिम्मत तक नहीं की थी, लेकिन बर्था इसके लिए तैयार थी। बर्था की उस ऐतिहासिक यात्रा ने सब कुछ बदल कर रख दिया। रास्ते में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा क्योंकि उस समय की सड़कें पक्की नहीं थी, वो सड़कें घोड़ा गाड़ियों के लिए बनी थी। सड़कें धूल मिट्टी, बड़े बड़े गड्ढे और पत्थरों से भरी थी। गैसोलीन के लिए फार्मेसीज पर रुकना, बीच बीच में खुद ही मैकेनिक रिपेयर करना, इतनी कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने वो सफर 12 घंटों में पूरा किया। तब उन्होंने इतिहास रच दिया था। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, एक स्टेटमेंट था कि ऑटोमोबाइल फ्यूचर है। इससे बेंज मोटर वैगन पूरे जर्मनी में चर्चा का विषय बन गया, जिससे कार्ल के बिजनेस को जबरदस्त प्रचार मिला। इसके साथ धीरे धीरे बेंज एंड कंपनी स्टेशनरी गैस इंजन बनाने लगती है और 1890 में वो जर्मनी की दूसरी सबसे बड़ी इंजन निर्माता कंपनी बन जाती है। 1893 में वो बेंज विक्टोरिया नाम से एक नया और बेहतर ऑटोमोबाइल लॉन्च करते हैं। ये एक 2 सीटर लग्जरी कार थी जो 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती थी। इस कार ने शानदार बिक्री की, लेकिन असली धमाका तब हुआ जब इसका सस्ता वर्जन बेंज विलो बाजार में आया। उस समय सेल के मामले में इस कार ने इतिहास रच दिया और लगभग 1200 यूनिट्स के साथ ये दुनिया की पहली मास प्रोड्यूस्ड कार बन गई, जिससे 1890 से 1900 के दशक में बेंज एंड कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल निर्माता बन गई। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आता है। बेंज कंपनी और डेमलर मोटर गेसेलशॉफ्ट कंपनी के बीच कंपटीशन शुरू होता है। इस कंपनी को गॉटलीब डेमलर और विलियम मेबैक ऑपरेट करते थे। दोनों ही शानदार इंजीनियर थे। उनके पास बिजनेस चलाने का बहुत सारा ज्ञान और संपर्क था जो कार्ल बेंज के पास नहीं था।
डेमलर कंपनी ने अपनी पहली कमर्शियल कार 1892 में बेची थी। इसके बाद 1897 में वो अपना पहला फ्रंट इंजन मॉडल डेमलर फिनिक्स लॉन्च करते हैं। इसके साथ ये क्लियर हो जाता है कि डेमलर कंपनी बेंज के करीब आ रही है, क्योंकि उनकी गाड़ियां लोगों के लिए ज्यादा आकर्षक और आरामदायी लगती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1950 में डेमलर की मृत्यु हो जाती है और डेमलर कंपनी का सारा कंट्रोल विलियम मेबैक के पास आ जाता है। 1901 में एक बिजनेसमैन एमिल जिनीलो विलियम मेबैक के पास आते हैं और अपनी बेटी मर्सिडीज के नाम से एक कस्टम स्पोर्ट्स कार बनाने की डिमांड करते हैं। डेमलर कंपनी उनके डिमांड के अकॉर्डिंग मर्सिडीज 35 HP नाम से एक स्पोर्ट कार डिजाइन करती है। इस कार की खास बात ये थी कि ये पहली ऑटोमोबाइल थी जो हमारे आधुनिक कार के विचार से मिलती जुलती थी। इसमें एक पावरफुल गैस इंजन लगा था, बॉडी चौड़ी और बड़ी थी, जिसमें टेलर्ड स्टील चेसिस का यूज किया गया था और इसका सेंटर मास जमीन के पास था। ये कार कई ट्रैक रेस और हिल क्लाइंब इवेंट में जीत हासिल करती है। 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इस कार को किसी भी दूसरे कार से बेहतर बनाती थी। इस कार की सक्सेस की वजह से मर्सिडीज ये नाम मेबैक को लकी लगने लगता है, इसलिए वो अपनी सभी डेमलर कार्स को मर्सिडीज नाम से रिब्रांड कर देते हैं और मर्सिडीज नाम के तहत रेसिंग और पब्लिक यूज के लिए नए मॉडल का प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। कार्ल बेंज ऑटो रेसिंग को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उन्हें हमेशा धीरे और सावधानी से ड्राइव करना पसंद था। लेकिन मर्सिडीज कंपनी स्पोर्ट्स कार्स की वजह से बेंज से आगे निकल रही थी, इसलिए आखिरकार कार्ल बेंज अपनी टीम को स्पोर्ट्स कार बनाने की परमिशन देते हैं। 1909 में बेंज कंपनी ब्लिट्जेन 200 HP स्पोर्ट्स कार लॉन्च करती है। ये कार 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिक स्पीड तक पहुंचकर बेंज कंपनी को सुर्खियों में ला देती है और फाइनली ये कार बेंज कंपनी को डेमलर कंपनी के साथ मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड डिमांडिंग कार्स वाली कैटेगरी में खड़ी कर देती है। आगे के कुछ साल दोनों कंपनियां बढ़िया सेल करती है, लेकिन दोनों कंपनियों की ये सफलता ज्यादा दिन नहीं टिक पाती और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होता है, जो आम लोगों की जिंदगी के साथ ग्लोबल इकोनॉमी को भी हिला देता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के हार के बाद आर्थिक मंदी के दौरान बेंज और डेमलर दोनों कंपनियां अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करती है। आखिरकार दोनों कंपनियां अपनी राइवलरी को साइड में रखकर मार्केटिंग एफर्ट्स और प्रोडक्शन कंबाइन करने का एक समझौता करते हैं, लेकिन कॉस्ट सेविंग के लिए वो अपने इंडिविजुअल ब्रांड नेम बनाए रखते हैं। लेकिन ये समझौता केवल 2 वर्षों तक चल पाता है, क्योंकि जर्मन इकोनॉमी और खराब हो जाती है और 1926 में दोनों कंपनियां पूरी तरह से मर्ज हो जाती है। शुरुआत में इस कंपनी को डेमलर बेंज कहा गया और यही कंपनी आगे चलकर मर्सिडीज बेंज बन जाती है। 1920 में मर्सिडीज बेंज ने टाइप 63 और एसएस के जैसे कई इंप्रेसिव मॉडल्स लॉन्च किए, जिन्होंने लग्जरी एंड परफॉर्मेंस का एक नया स्टैंडर्ड सेट किया। इन गाड़ियों को बनाने के पीछे सबसे होशियार दिमाग एक नौजवान इंजीनियर फर्डिनेंड पोर्श का था। यही वो शख्स है जो बाद में पोर्श ब्रांड का निर्माता बना। सब कुछ सही दिशा में जा रहा था, लेकिन फिर इतिहास एक मोड़ लेता है और 1933 में हिटलर सत्ता में आता है। हिटलर जर्मन टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया को दिखाना चाहता था, इसलिए वो मर्सिडीज बेंज को भारी सब्सिडी देता है और अपनी कार्स ग्रैंड प्रिक्स रेस में उतारने के लिए कहता है। इन रेसिंग के लिए मर्सिडीज अपनी W25 और W125 स्पोर्ट्स कार लॉन्च करती है। इन कार्स की 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पूरी दुनिया को चौंका देती है और 1934 से 1939 तक ये फास्टेस्ट कार बनकर रेसिंग ट्रैक पर राज करती है। मर्सिडीज के सामने कई चुनौतियां आई, लेकिन मर्सिडीज अब सिर्फ रेसिंग में नहीं, लग्जरी का एक सिंबल भी बन चुका था। हिटलर की सबसे फेवरेट कार मर्सिडीज बेंज 770 थी, जो एक पावरफुल एंड रॉयल कार थी। वो कार सिर्फ नाजी पार्टी के टॉप नेताओं के लिए और एक्सिस देशों के अधिकारियों के लिए बनाई गई थी। लेकिन जैसे ही 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है, तो पूरा खेल ही बदल जाता है। अब कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां पब्लिक कार्स नहीं बना रही थी, मर्सिडीज पर भी युद्ध टैंक, ट्रक, सबमरीन इंजिन्स और मिलिट्री व्हीकल बनाने की जिम्मेदारी आ जाती है और 1942 में वो पब्लिक कार्स का प्रोडक्शन पूरी तरह से रोक देते हैं। फिर आया फोर्स्ड लेबर का दौर, जो मर्सिडीज पर एक काला धब्बा है। जैसे ही वर्ल्ड वॉर शुरू होता है, तो सभी नौजवान पुरुषों को नाजी आर्मी में बुला लिया जाता है, जिससे कंपनी में मजदूरों की जरूरत बढ़ने लगती है। इसलिए सबसे पहले महिलाओं को काम पर रखा जाता है,
फिर युद्ध बंदियों को और किडनैप सिविलियंस को मर्सिडीज में काम पर रखा जाता है। फैक्ट्री में इन लोगों से अमानवीय तरीके से दिन रात काम करवाया जाता है। 1944 तक मर्सिडीज बेंज के आधे से ज्यादा वर्कर्स फोर्स द लेबर थे। 1945 में जब युद्ध खत्म हुआ तो मर्सिडीज बेंज टूट चुकी थी। कई फैक्ट्रीज बमबारी से तबाह हो चुकी थी। नाजी आर्मी को सपोर्ट करने के जुर्म में मर्सिडीज की सारी विदेशी संपत्ति जब्त कर ली जाती है। कुछ समय बाद 1946 में अमेरिकी सेना की अनुमति से मर्सिडीज कंपनी को किसी तरह प्रोडक्शन परमिट मिल जाता है और यहाँ से एक नई शुरुआत होती है। मर्सिडीज धीरे धीरे एम्बुलेंस, पुलिस व्हीकल और डिलीवरी वैन बनाना शुरू करती है। फिर आया 1950 का दशक। 1950 का दशक मर्सिडीज बेंज के लिए सिर्फ एक दशक नहीं, ये उनके पुनर्जन्म की कहानी थी। युद्ध के राख से निकली ये कंपनी अपने टूटे हुए प्लांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेस और थके हुए मजदूरों के साथ मिलकर फिर से प्रोडक्शन स्टार्ट करती है। धीरे धीरे एक बार फिर से मर्सिडीज का स्टार चमकने लगता है। लेकिन असली क्रांति तब आई जब मर्सिडीज ने 1954 में 300 SL गलविंग को दुनिया के सामने पेश किया। गलविंग डोर्स के एरोडायनेमिक डिजाइन और जबरदस्त परफॉर्मेंस ने इस कार को आइकॉन बना दिया और बहुत जल्द ये एक स्टेटमेंट बन गई। ये पहली बार था जब मर्सिडीज ने खुद को सिर्फ एक जर्मन कंपनी से उठाकर एक ग्लोबल लग्जरी ब्रांड के रूप में स्थापित किया था, जिससे 1954 के अंत तक पहली बार कंपनी का प्रॉफिट $1 बिलियन से ज्यादा हो गया। हर साल नई टेक्नोलॉजी, बेहतर डिजाइन और कस्टमर से जुड़ाव के साथ मर्सिडीज ने दुनिया के कार मार्केट में अपने लिए एक ऐसा मुकाम बना लिया जहां कोई और ब्रांड आसानी से नहीं पहुंच सकता। उन्होंने केवल लग्जरी और प्रदर्शन का संतुलन नहीं बनाया, बल्कि एक स्टैंडर्ड सेट किया, द बेस्ट और नथिंग। मर्सिडीज अब सिर्फ एक कार नहीं है, वो बन चुकी है प्रेस्टीज की पहचान और रॉयल्टी का प्रतीक। और इन सभी सफलताओं के बीच एक नाम है जिसे कोई नहीं भूला, कार्ल बेंज। वो भले ही अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हर उस मर्सिडीज के बोनट पर चमकता हुआ 3 पॉइंटेड स्टार उनके सपने की जीत का प्रतीक बन चुका है।